गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल सफलता उत्तर प्रदेश ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग संविधान के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो यूपीएसआई में पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो वह महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो यूपीएसआई में पिछली बार पूछे भी गए हैं और आगे पूछे जाने की 100% संभावनाएं हैं। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने उन दोस्तों में शेयर करें जो भी किसी भी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, यानी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें संविधान पूछा जाता है, जिसमें जीएस पूछे जाते हैं, उसमें सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिसमें एसएसआर है, नेवी है, एनडीए है या कोई भी भारत की ऑल परीक्षा बैंकिंग को छोड़कर भारत की सभी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं यह संविधान से। तो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरित मत द्वारा किया गया था। उस संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, यही पूछा है। इतना बड़ा क्वेश्चन है और इसका इतना छोटा आंसर। यह डायरेक्टली भी पूछ सकता था कि संविधान सभा में संविधान बनने के समय कुल कितने अनुच्छेद थे, कुल कितने जो है संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी, ये भी पूछ सकता था। लेकिन इसने इतना बड़ा पूछा क्यों? क्योंकि ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है। यूपीएसआई हो, पीसीएस, एसआई उसमें लोअर का हो, एआरओ का हो, उसमें सभी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लंबे क्वेश्चन होंगे और आंसर भी इसके लंबे होते हैं। इसके तो सपोज दैट इसके ऑप्शन छोटा दिया हुआ है बट ऑप्शंस भी इसके बड़े होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 389, बी 292, सी 375 या डी 296। तो इसमें क्या सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही होगा 389, यानी संविधान सभा के सदस्यों की कुल जो संख्या थी वह 389 थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थीं? ये यूपीएसआई के क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि नीचे लिखा भी है यूपीएसआई परीक्षा प्रश्न। यूपीएसआई में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑप्शन नंबर ए है 10, बी है 7, सी है 13, डी है 15। कितनी समितियां थीं? तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह आपका सही हो जाएगा 13। यानी जो 13 समितियां थी वह संविधान सभा तैयार करने के समय 13 समितियां थीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? ए, संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। ऑप्शन नंबर बी है, एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। इसमें आपको बताना कि इसमें कौन सा सही होगा, इस पे विचार करना है और आपको बताना कि इसमें कौन सा सही होगा। ए सही होगा, बी सही होगा
या ए बी दोनों सही होगा या ए और बी दोनों सही नहीं होगा। इसमें कूट के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो पहला जैसा कि ऑप्शन है, संविधान का मसौदा तैयार करना संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। तो ये बिल्कुल राइट दिया है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल राइट है। अगला है हमारा, एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। ये क्या सही है? आपको क्या लग रहा है कि ये सही है? हाँ, ये भी सही है। जो ऑप्शन नंबर बी है ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही होगा, ए और बी दोनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। उसे अब जो संविधान सभा गृह में हुई थी, अब उसे किस नाम से जाना जाता है? यह आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा कक्ष, ऑप्शन नंबर बी संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, सी पुस्तकालय भवन, डी लोकसभा कक्ष। क्या होगा इसका ऑप्शन? सॉरी, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। संसद भवन का केंद्रीय कक्ष के नाम से अब जाना जाता है। यह जो है अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष के नाम से प्रेजेंट टाइम में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 या ऑप्शन नंबर डी 29 जनवरी 1952। तो आपको बताना है कि संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में क्या सही होगा वो आपको टिक करना है। जैसे यहाँ पे दिया है बी, तो 26 नवंबर 1949 को तो हमारा संविधान लागू हुआ था, जो है अपनाया गया था, जो कि पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। लेकिन जो 26 नवंबर 1949 को है, यह हमारा जो है क्या किया गया था इस समय, और इसका आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को हुआ था, बट यह दिया है कि अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950 को अंतिम सत्र आयोजित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, डैश ने पहली बार विधायिका में द्विसदनी व्यवस्था लागू की? ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम, बी संविधान सभा, सी निदेशक सिद्धांत या डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। पहली बार विधायिका में द्विसदनी व्यवस्था कहाँ कब लागू की गई थी? इसमें आपको टिक करना है कि ऑप्शन क्या सही होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए दिया है भारत सरकार अधिनियम, यह आपका सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह पहली बार द्विसदनी व्यवस्था की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है भारत तथा इंडिया, बी है केवल भारत, सी है हिंदुस्तान तथा इंडिया या डी है भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया।
तो इसमें क्या सही होगा? तो संविधान में हमारे भारत को किस किन नामों से जाना जाता है? तो संविधान में जो हमारे भारत है उसको दो नामों से जाना जाता है। एक जो होगा यह इंडिया है, एक जो है यह इंडिया के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जो है वह भारत खुद है, दूसरा जो है वह भारत है। तो इसका जो ऑप्शन क्या होगा सही? तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया है वो आपका सही होगा, भारत और इंडिया। भारत और इंडिया के नाम से यह जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? पहला है ए मौलिक अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, सी नवीं अनुसूची, या डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपको यह देखना है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का वर्णन कहाँ पे किया गया है। तो इसमें क्या है, कहाँ पे किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो आपका सही होगा। इसका जो उल्लेख है प्रस्तावना या निर्देशिका में तो ही है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, समाजवादी, उसी में तो उल्लेख किया गया है ना कि, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका बी होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी जो प्रस्तावना है संविधान का उसमें यह लागू किया गया है, मतलब यह वर्णित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉरी दोस्तों, किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए है 1952, बी है 1966, सी है 1950, या डी है 1976। तो यह देखिए, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जो और एकता की अखंडता यानी जो है ये हमारे संविधान के ओरिजिनल भाग में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। तो वही आपको पूछ रहा है कि आपको ये भी बताना है कि कौन सा संविधान संशोधन था और उस समय हमारे भारत का प्रधानमंत्री कौन था, और ये भी बताना है, इसमें आंसर आपको देना है कि वह सन कौन सा था और कौन सा संविधान संशोधन था। तो ये आपको सभी बताने हैं। इसमें केवल यह पूछा है कि उस समय सन क्या है, लेकिन आपको ये सभी बताना है, जो मैंने पूछा है सभी बताना है, क्योंकि इसमें ये भी आता है और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। आगे और भी मिलेंगे कि लघु संविधान किसे कहा जाता है, किस संशोधन को, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। इसका जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी 1976, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 1976 है वो आपका सही होगा। और संविधान संशोधन कौन सा था? संविधान संशोधन था 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसी 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपको समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। और मैंने भी पूछा था कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था। उस समय जो प्रधानमंत्री थी वह थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी थी, सॉरी अब जो उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसको जो है लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। इसमें काफ़ी संशोधन किए गए, बहुत ज़्यादा संशोधन किए, इसीलिए इसको लघु संविधान कहा जाता है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है
कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, और ये नहीं पूछ रहा कि मूल संविधान में क्या लिखा गया था, आपको ये नहीं पूछ रहा कि मूल संविधान में तो हमारे धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी था ही नहीं, ये तो बाद में जोड़ा गया ना। तो ये आपको पूछा कि अभी क्या है, अभी जो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें अभी क्या लिखा गया है। तो आपको 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको टिक करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वो फिट होगा यानी सही होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर आपको सी दिखाई दे रहा है ये आपका सही होगा। अभी हमारा जो प्रस्तावना है उसमें एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए पहला दिया ऑप्शन जो दिया एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र तो है ही, बी दिया एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, यानी ये सभी जो मिल रहे हैं वो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहे हैं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी भारत में संसदीय शासन नहीं है, सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या डी भारत राज्यों का संघ है। यह यूपी पुलिस 2013 में भी पूछा गया था, यूपी पुलिस 2018 में भी पूछा गया था, यूपीएसआई 2017 में कई बार ये रिपीट हुए क्वेश्चन, और एसएससी सीजन तो इसको बताने की जरूरत नहीं, कई बार ये पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन आपको 4 दिए हैं इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपको बेस्ट होगा। वो कौन सा ऑप्शन भारत गणतंत्र के अर्थ के बारे में सही दर्शाता है, सही अर्थ है, तो कौन सा सही होगा। इसका जो दिया है ऑप्शन नंबर सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ये आपका सही है। जहाँ पे वंशानुगत शासन है वह एक गणतंत्र नहीं है, जहाँ भी वंशानुगत शासन है वह एक गणतंत्र नहीं है। जैसे चीन गणतंत्र नहीं है, जैसे आपका जापान में तो चुनाव होता है, चीन आपका गणतंत्र नहीं है। रूस भी गणतंत्र नहीं है। जिस भी राष्ट्र के राष्ट्र प्रमुख का चुनाव, राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव जो होता है, राष्ट्र प्रमुख का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, अगर जनता के द्वारा किया जाता है उनका यह होता है कि टर्म एंड कंडीशन होती है कि इतने साल ही उनको अवधि होती है, उसके बाद उनको जनता से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष चुना जाता है। तो वहाँ पे जो होता है वहाँ पे वंशानुगत नहीं होता है। बट जैसे चीन है, चीन के जो शी जिनपिंग हैं वो आप तो आजीवन रहेंगे, जब तक वो जिएंगे तब तक वहाँ के साम्यवादी जो सरकार है उसके प्रमुख बने रहेंगे। तो वहाँ पे वंशानुगत, वहाँ पे चुनाव नहीं होता है। वहाँ पे जो होता है कि वहाँ पे जैसे कि सऊदी अरबिया हो गया, आपका यूएई हो गया, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चुनाव नहीं होता है। यहाँ पे जो होता है कि उनके बच्चे, और जैसे ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन में राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रमुख का चुनाव नहीं होता, वहाँ प्रधानमंत्री का तो चुनाव होता है, बट जो राष्ट्राध्यक्ष है उनका चुनाव नहीं होता, वहाँ पे रानी ही सर्वोपरि ही है। तो वहाँ पे क्या वंशानुगत है। और जहाँ पर जैसे अमेरिका वंशानुगत नहीं है, भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है, यहाँ वंशानुगत नहीं है। तो यह क्या है, यह हमारा एक गणतंत्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए भारत में अनेक धर्म हैं, ऑप्शन नंबर बी भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, सी धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, या डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस में आपको सही करना है कि जो बेस्ट ऑप्शन है वह क्या हो सकता है। इसका जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता। जहाँ पे भी भारत में राज्यों का या कहीं भी जिसमें राज्यों का कोई धर्म न हो वहाँ धर्मनिरपेक्ष होता है। हमारे यहाँ किसी एक विशेष धर्म को मान्यता प्राप्त नहीं है, हमारे यहाँ सभी धर्मों को मान्यता प्राप्त है। यह नहीं है कि हम एक विशेष धर्म के लिए
विशेष जो राजकोषीय बजट होता है उसमें विशेष धर्म के लिए विशेष उल्लेख करें या उसके प्रचार प्रसार ज़्यादा करें। तो हमारा क्या है, हमारा जो राज्य है उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई विशेष धर्म नहीं होता, सभी धर्म समान होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का डैश संसद को यह अधिकार देता है कि वह उपयुक्त कानून बनाकर नए राज्य बना सके और वर्तमान राज्यों के इलाकों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सके। तो इसका जो बताना कि अनुच्छेद कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 7, बी अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 5 या अनुच्छेद 3। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका जो ऑप्शन नंबर डी दिया है अनुच्छेद 3, ये आपका सही होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार देता है कि वह उपयुक्त कानून बनाकर राज्य और वर्तमान राज्यों के सीमाओं और नए राज्यों का निर्माण कर सके। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है निम्नलिखित में से किस पद्धति से किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती? ऑप्शन नंबर ए त्याग से, ऑप्शन नंबर बी समाप्ति से, ऑप्शन नंबर सी वंचन से या डी देशीकरण से। तो आपको बताना है, तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या हो सकता है? पहला त्याग दिया, अगर त्याग से है तो त्याग से भी हमारी जो नागरिकता है रद्द हो सकती है। बी समाप्ति दिया, समाप्ति से भी हो सकती है। सी वंचन दिया, वंचन से भी हो सकती है। बट डी जो है वो देशीकरण से हमारा जो नागरिकता वो रद्द नहीं होती है, नागरिकता मिलती है, देशीकरण से मिलती है, न कि रद्द होती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है हमारा देशीकरण, यह आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है? पहला है नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो, बी नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो। तो किस माध्यम से भारत की नागरिकता रद्द की जा सकती है? किसी भारत के भारतीय की नागरिकता किसके माध्यम से रद्द की जा सकती है? और इसमें जो ऑप्शन ए और बी दोनों दिए हैं इसमें आपको बताना है। तो जो ऑप्शन नंबर ए दिया है तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ए या बी दोनों सही होगा? जैसे ऑप्शन आपको हम दिखा दे रहे हैं, ए और बी दोनों ही नहीं है, ए बी दोनों सही है, सी ए केवल सही है या डी केवल बी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वह आपका बी सही होगा। ए और बी दोनों सही है। कैसे, हम बता रहे हैं आपको। जैसे दिया है नागरिक को संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो, यानी यदि कोई नागरिक संविधान को नहीं मानता हो, उसको उसके प्रति निष्ठाहीन हो, तो भी हमारी नागरिकता चली जा सकती है। या नागरिक युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो, तब भी हमारी जो नागरिकता है वह चली जाती है। यानी ऑप्शन नंबर ए और बी इसका दोनों सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला है मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर ए कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, बी प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, सी राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, या डी आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसका जो बताना है कि आप मौलिक जो अधिकार हैं उसके बारे में क्या, इसमें चार जो ऑप्शन दिए हैं कि क्या सत्य है वो आपको बताना है। इसका जो ऑप्शन नंबर डी दिया है ये आपका सही होगा। आपातकाल के समय मौलिक अधिकार जो हैं वह निलंबित किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए 112 से 115, बी 12 से 35, सी 222 से 235। इसमें आपको मौलिक अधिकार बताना है कि किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और जो कि चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं।
इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वह आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और आप हमें ये भी बता दें कि जो मौलिक अधिकार है वो किस देश से लिए गए हैं। तो जो मौलिक अधिकार हैं वह अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। और ये भी बता देंगे मौलिक अधिकार का यदि हनन होता है तो हम किस अनुच्छेद के किस आर्टिकल के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आपको बता दें कि अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में हमको जाने का अधिकार अनुच्छेद 22 देता है। इसे ही संविधान के उपचारों का अधिकार कहा जाता है। अगर हमको हाई कोर्ट में जाना है तो 226 यानी 226 के माध्यम से हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो ये आपका, अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो 32 के माध्यम से, अगर हाई कोर्ट जाना है तो 226 के माध्यम से हम जा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, किसी मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेदन उन्मूलन। आपको यह बताना है, यानी बस इसमें लैंग्वेज जो है वह आपको केवल चेंज किया, लैंग्वेज में ही एग्जामिनर आपको फंसाने का जो है वह किया है। इसका लैंग्वेज यह मैं यहाँ पे दिया है कि सामाजिक विभेदक उन्मूलन करना यह किस में है, और इसका अनुच्छेद भी बताना है और इसमें जो ऑप्शन है उसको भी बताना है। सामाजिक विभेदन का मतलब होता है समानता का अधिकार किस में है। अब तो आपको सब मालूम हो गया। तो जैसे कि आपको ऑप्शन नंबर डी ही दिखाई दे रहा है कि समानता का अधिकार। सामाजिक विभेदन का मतलब ही होता है समानता का अधिकार। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी दिया है समानता का अधिकार वह आपका सही होगा। और यह किस में है, तो आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 14 से 18 में यह दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है हमारा, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए, अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले को कानूनी सजा मिल सकती है। ऑप्शन नंबर बी, भारत के नागरिक किसी भी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अब इसको बताना है, इसमें कूट दिए गए हैं, अब कूट को आपको दिखाई भी दे रहा होगा स्क्रीन पे, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए और बी दोनों। कैसे, जो अस्पृश्यता है यह एक अपराध है और यह हमारे संविधान में कानून के माध्यम से प्रतिबंधित भी है। अगर आप इसे करते हैं तो कानून के माध्यम से सजा भी मिलती है। और भारत के नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते, अनुच्छेद 18 में है। अस्पृश्यता जो है वह 17 में है और उपाधियों का 18 में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी डैश मौलिक अधिकार के अंग है। ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता के, बी, संवैधानिक उपायों के, सी, समानता के, या डी, शोषण के खिलाफ। जीवन और संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी हमको किस में मिली है और अनुच्छेद भी बताना है। अब हमको बताना चाहेंगे जो स्वतंत्रता है वह 19 से 22 है। क्या है, 19 से 22 अनुच्छेद में स्वतंत्रता दी गई है। समानता भी मैंने आपको बताया 14 से 18 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। किसमें, अनुच्छेद 32 में। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो हमारा है 23 और 24, यानी 23 से 24 में। इसमें कौन सा सही होगा, तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी दिया है, शोषण के खिलाफ, यानी जिसमें जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी है वह शोषण के खिलाफ है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, देखते हैं अभी कितने क्वेश्चन बाकी हैं।
अभी काफ़ी क्वेश्चन बाकी हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट में। अभी संविधान के काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए अभी तक यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और आपको मैं जो क्वेश्चन कराया तो कराया, क्वेश्चन ही कराया हूँ, बट इसमें जितना मैंने ऑप्शन है उसको एक्सप्लेन किया हूँ। यानी इसमें अगर आपको मैंने 10 या 15-20 क्वेश्चन भी कराया होगा तो उसके अगर आप देखें तो उसमें 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 50 क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वाचिंग करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद दोस्तों।